अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। आज हमने लेक्चर नंबर 7 से स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 7 में सबसे पहले जो हमारे पास आ जाती हैं ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़। बेसिकली ये जो कल हमने पढ़े थे गेटर सेटर, उसके बाद हमने इंडेक्सर का कुछ कंसेप्ट तो नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ आइडिया दे दिया था कि क्लास में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। शायद पीछे होगा ये, तो उसमें उन्होंने कहा था कि क्लास में हम इंडेक्सर यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं, फील्ड्स यूज़ कर सकते हैं, मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, डेलीगेट्स होते हैं, नेस्टेड क्लासेस होती हैं और इवेंट्स होते हैं। तो इन सब की जो भी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं वो होती हैं ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़। बेसिकली हम ज़्यादातर ये प्रॉपर्टीज़ गेटर और सेटर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम गेटर और सेटर लिखते हैं तो हमारा जो कोड होता है वो लेंथी हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने पहले उसको बताना पड़ता है कि इस गेटर में कौन सा डेटा टाइप यूज़ होगा और फिर बाद में उसकी वैल्यू देनी पड़ती है हमें। जैसे यहाँ पे इंट हमारा डेटा टाइप हो गया, वैल्यू यहाँ पे हमारी आईडी हो गई। फिर हम गेट वाला फंक्शन लिखते हैं, उस फंक्शन में हम रिटर्न करवा देते हैं वही हमारी जो आईडी होती है। ठीक है, ऊपर हमने आईडी को पहले से इम्प्लीमेंट किया हुआ होता है। मतलब हर गेटर और सेटर को लिखने के लिए हमें बहुत सा कोड चाहिए होता है। जबकि ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या होता है, हम उसी गेटर और सेटर को सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हैं। वो किस तरह, क्योंकि हम सबसे पहले वो गेटर और फंक्शन मतलब गेटर और सेटर को एक फंक्शन में डिक्लेयर करवा देते हैं। यहाँ पे हमने पब्लिक क्लास बनाई कस्टमर के नेम से। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने क्या कराया, फिर हमने ऊपर एक फ़ंक्शन डिक्लेयर करवा दिया। इसमें हमने कहा कि हमारी जो आईडी होगी वो हमेशा इंट के डेटा टाइप के साथ होगी और जो नेम होगा वो हमारा स्ट्रिंग के डेटा टाइप के साथ होगा। फिर हमने इसके अंदर गेटर लिख दिए और सेटर लिख दिए, यानी आपने यहाँ से वैल्यू लेनी भी है और अगर कोई वैल्यू को देखना चाहे तो आपने यहाँ से वैल्यू को रिटर्न भी करवाना है। ठीक है, अब ये तो सिंपल कोड हो गया हमारे पास, इसमें तो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं हो रही। तो ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रही हैं वो नीचे यूज़ हो रही हैं कि उसी फंक्शन को, यानी ऊपर जो हमने गेटर और सेटर लिखा, नीचे उसी फंक्शन को हमने एज ए रेफरेंस यूज़ किया। बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा जो गेटर सेटर यूज़ हुआ है या फिर ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई है वो यहाँ पे हुई है कि एक कस्टमर जो हमने क्लास बनाई थी, फिर हमने उसको कस्ट के नेम से न्यू कस्टमर क्लास इनिशियलाइज़ करवा दिया, यानी ये मेथड बना लिया उसी कस्टमर को। जहाँ पे हमें वो कस्टमर चाहिए होगा फिर वहाँ पे हमने उसका क्या करवाना है, सिर्फ उसकी ये जो आईडी है यानी ये जो वैल्यू है इसको रेफ़र करते जाना है। यहाँ पे देखिए हमें आईडी चाहिए तो हमने क्या किया, हमने आईडी ले ली। नेम चाहिए था, हमने नेम ले लिया। यानी गेटर और सेटर का पूरा फंक्शन यूज़ नहीं किया था। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो था पब्लिक इंट, उसमें रिटर्न में हमें आईडी देनी पड़ती थी। हर किसी का अपना गेटर और सेटर होता था। देखें यहाँ पे हमने आईडी के लिए अलग लिखा, नेम के लिए अलग लिखा, इसी तरह इसको सेट करवाने के लिए यानी वैल्यू को फैच करने के लिए वो भी हमारे पास अलग लिखना होता था। सही है, ये बेसिकली वही एग्जांपल है, लेकिन सिंप्लीफाइड वर्जन यही है उस एग्जांपल का जो हमने कल देखी थी। ये उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक है, तो सिंपल अल्फाज में अगर हम देखें तो गेटर और सेटर इस तरह होते हैं कि ये बेसिकली जो ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो गेटर और सेटर पे अमल करती हैं और ये हमारे कोड को लेंथी बनाने से बचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बेसिकली काम इनका वही है जो इनका काम गेटर और सेटर में है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। फिर एक और कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है इंडेक्सर का, कि इंडेक्सर क्या होता है। इंडेक्सर बेसिकली कल हमने अरेज़ का टॉपिक देखा था। अरेज़ में क्या था कि हम जो भी वैल्यू लिखते थे, यहाँ पे आप देख लें ये वैल्यू है यानी किसी का नेम है, तो उसका इंडेक्स हमारे पास आ जाता था तो हम उसको इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखते थे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसको इंडेक्स का भी हम 0 दे देते, फिर दूसरी नेम लिखा तो 1 दे देते, फिर 3, फिर 4, फिर 2, ऐसे। ठीक है, तो इंडेक्सर भी हमारी एक तरह से अरे ही बन जाती है, लेकिन उसमें हम अरे नहीं बनाते हैं, उसमें हम एक क्लास डिक्लेयर करवाते हैं। उसी क्लास को हम एज ए अरे ट्रीट करते हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो आई यूजली नोज एज स्मार्ट अरेज। तो इंडेक्सर क्या होता है, एक क्लास की तरह की प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली उसमें हम बनाते क्लास हैं, लेकिन वही क्लास हमारे पास एज ए अरे यूज़ हो रही होती है। अब दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अरे यूज़ नहीं करते, यानी अरे नहीं बनाते, लेकिन एक क्लास बना लेते हैं जिसका स्ट्रक्चर हम इस तरह क्रिएट करते हैं कि वो अरे की तौर पे हमारे पास काम करे। अब यहाँ पे देखें
हमने एक क्लास बना ली इंट इंडेक्सर के नेम से, ठीक है। उसमें हमने एक माई डेटा ले लिया। माई डेटा को हमने क्या किया कि उसकी जो डेटा टाइप होगी वो हमारी स्ट्रिंग टाइप होगी, यानी इसमें जो भी वैल्यू स्टोर होंगी वो हमारे स्ट्रिंग के टाइप पे होंगी। और इसको साइज़ हमने अभी नहीं दिया। अरे को हमने कोई ना कोई साइज़ देना पड़ता है, अगर साइज़ ना भी दें तो हमारा सिस्टम उसको कोई ना कोई साइज़ देता है उसकी लेंथ को देख के। इंडेक्सर और अरे में फ़र्क ये है कि अरे में आपको ये होता है कि आपको जितनी भी साइज़ लिखना पड़ता है उतनी वैल्यूज़ देनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर आपने लिखा कि अरे का साइज़ 10 है तो आपको 10 वैल्यूज़ हर हाल में लेनी पड़ेंगी। कल मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई थी, उसमें क्या था कि हमने 4 वैल्यूज़ यूज़ की थी। तो जब हमने उसको 5वीं वैल्यू दी तो वो एरर देने लग गया। अगर इंडेक्सर वहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते तो अगर 5वीं वैल्यू देते तो वो कोड हमारा एरर ना देता, बल्कि हमारा कोड रन हो जाता, लेकिन वो 5वीं वैल्यू जो थी हमारे पास वो सेव तो रहती कोड में, लेकिन वो उसको आउटपुट में शो ना करवाता। इंडेक्सर का ये भी कमाल है। और इंडेक्सर का ये भी कमाल है कि उसको आप वैल्यूज़ दें, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको एक और मिसाल देता हूँ। एक टेबल हम क्रिएट कर देते हैं जिस तरह डेटाबेस में टेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टेबल आ जाती है। बेसिकली ये अरे टाइप की है, आप इसको अरे एक तस्वर कर लें। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हमारे पास 9 कॉलम्स हैं, 9। तो आप हर कॉलम में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवाएंगे। अगर ये अरे होगी तो ये कहीं पे एम्प्टी नहीं होगी। अगर हम इस इन डब्बों को या इन हमारे जो डेटाबेस में रोज़ हैं या कॉलम्स हैं इनको हम एम्प्टी अगर छोड़ दें, ये जो हमारे पास एम्प्टी वैल्यूज़ हैं, तो ये हमारे डेटाबेस में एम्प्टी वैल्यूज स्टोर नहीं होंगी, ठीक है। जब हम इसको अरे बनाएंगे तो ये डबल एन जो होगा वो आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, बाकी वैल्यू जो अरे होगी वो हमारे पास डिलीट हो जाएगी। जबकि इंडेक्सर हमें ऐसा नहीं करता। इंडेक्सर हमें ये एक आप कह लें कि एडवांटेज देता है कि जिस वैल्यू को जहाँ जिस नंबर पे आपने स्टोर करना है वो उसी नंबर पे स्टोर करवा देती है, ठीक है। बाकी वाली एम्प्टी वैल्यूज़ भी आपके पास आती रहती हैं। मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ आपको। एक कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, तो उस कोड के ज़रिए आपको इंडेक्सर समझ आ जाएगा। अरे में हमारे जो एम्प्टी वैल्यूज़ हैं वो स्टोर नहीं होती। अरे उनको क्या करती है, उनको डिलीट कर देती है, जबकि इंडेक्सर हमारा ऐसा नहीं करता। इंडेक्सर को हम जितनी भी लेंथ देते हैं वो उतनी लेंथ को हमारे पास आउटपुट में शो करवाता है, ठीक है। आप अगर यहाँ से देख लें तो ये बेसिकली हमने ऊपर क्लास बनाई हुई है। मैं अगर ऊपर आपको दिखा दूँ तो इंडेक्स नेम के नाम से हमने क्लास बनाई हुई है, ठीक है। उसको हमने क्या किया है, उसको हमने 10 का साइज़ दे दिया है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जब इसकी कोई भी वैल्यू एम्प्टी हो जाए, ठीक है, जिसमें कोई भी वैल्यू यहाँ पे देखें, इसमें एम्प्टी वैल्यू क्या है, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, तो उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाए, उसकी जगह हमारे पास एम्प्टी लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। और जो भी वैल्यूज़ हम जिस भी इंडेक्स पे स्टोर करवाना चाहें वो उसी इंडेक्स पे चली जाए। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 0 वाले इंडेक्स पे हमने ज़ारा लिख दिया, 1 वाले इंडेक्स पे हमने रिज लिख दिया। अब इसको मैंने 2 वाला इंडेक्स जो है वो मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। तो इसकी जगह वो क्या लिख देगा, 2 वाले इंडेक्स पे एम्प्टी लिख देगा। फिर मैंने 5 वाला ये लिख दिया, एम्प्टी लिख देगा। अगर हम इसको एम्प्टी ना शो करवाएं, ठीक है, मैं इसको कमेंट नहीं करता, तो हमारे पास ये जो इंडेक्स हो गया ये बेसिकली 6 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, यानी 1 2 3 ये 7 हैं क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है अरे में। तो बेसिकली 7 वैल्यूज़ हैं। जब इसकी आउटपुट हम करवाएंगे तो वो क्या दिखाएगा, वो इन 7 वैल्यूज़ को दिखाएगा। इसके बाद जो भी हमारे पास 3 बचेंगी उसको क्या करवाएगा, वो कहेगा कि एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी, यानी आपका डेटा यहाँ पे कोई भी स्टोर नहीं है। तो ये फंक्शनैलिटी हमें सिर्फ इंडेक्सर प्रोवाइड करता है। और इसका फ़ायदा क्या है कि हमें वो एम्प्टी वैल्यूज़ क्यों शो करवाता है। देखें, जब भी हम एरेज़ में कोई भी इंसर्शन वाला ऑपरेशन करते हैं, यानी इंसर्ट डेटा वाला ऑपरेशन करते हैं, तो उसके लिए या तो हमें न्यू एरे यूज़ करनी पड़ती है अगर उसका सारा साइज़ हमारे पास मतलब यूज़ में हो, ठीक है। तो
उसका एक हमारे पास डिसएडवांटेज है कि हम बार बार न्यू अरे बनाते रहेंगे, फिर उसमें डेटा स्टोर करवाते रहेंगे। अब देखें हमारे पास जो 7 वैल्यूज़ थी वो ये नाम आ गए हमारे पास। बाकी वाली जो 3 वैल्यूज़ हमारे पास पड़ी थी उसने हमें ये शो करवा दिया कि ये वैल्यूज़ या ये जो आपका जो डेटा है या ये जो आपका कॉलम है ये एम्प्टी है, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इन्हीं 3 को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूँ तो बस इनका हमने ये 7 होगा, फिर ये 8 होगा हमारे पास, ये होगा 9। ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल 10 वैल्यूज़ आ गई। मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ तो वो एम्प्टी एम्प्टी नहीं लिखेगा। अब हमारा जो डेटाबेस हो गया वो कंप्लीट हो गया, यानी जितनी हमने ऊपर साइज़ उसका अरेंज किया था, यानी 10 की हमने साइज़ दिया था तो वो 10 का हमारा डेटाबेस हो गया। ये इंडेक्सर कब यूज़ होता है और अरेज हमारी कब यूज़ होती हैं? इंडेक्सर हमारा तब यूज़ होता है जब भी हम किसी भी नौकरी या जॉब में अप्लाई करते हैं तो उसमें मखसूस लिमिट होती है कि इतने लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो इंडेक्सर लगा देते हैं कि इतने लोगों का अगर डेटा स्टोर हो जाए तो फिर बाद में आपने कोई भी एप्लीकेशन नहीं लेनी। और अरेज हमारे पास तब यूज़ होती हैं जब हम कोई भी सिंपल डेटा बना लें, जैसे कोई कॉन्टैक्ट अस फॉर्म हो गया, या जैसे कोई हमारे पास किसी को ईमेल भेजना हो गया, या जैसे किसी के स्कूल का डेटा स्टोर करवाना हो गया, तो वहाँ पे हम अरेज का फंक्शन यूज़ करते हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर 7वीं क्लास का हमारे पास डेटा शो करवाना है तो हमें पता है कि 7वीं क्लास के इतने बंदे हैं। लेकिन इंडेक्सर में क्या है कि उसमें हमें ये मालूम है कि इतने बंदे तो हैं, लेकिन हम उसमें ये भी देख सकते हैं कि हम एक आध वैल्यूज़ इससे ऊपर नीचे कर सकते हैं। सही है, तो अरेज़ को बनाने के लिए हर बार हमें नए नए फंक्शन यूज़ करने पड़ते हैं कि अगर उसमें इंसर्ट कुछ डेटा करवाना हो तो उसके लिए नया फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, और डिलीट करवाना हो तो उसके लिए नया फंक्शन डिक्लेयर करवाना पड़ता है, या फिर उसको कुछ भी उसमें अपडेटिंग करनी हो। जबकि जो इंडेक्सर होता है उसमें जस्ट हम न्यू क्लास बना लेते हैं। अभी आप देखें ये जो मैंने इंडेक्स बनाया, अगर मैं इसकी लेंथ को चेंज करना चाहूँ तो जस्ट ऊपर जो मैंने 10 लिखा हुआ है साइज़ में, तो इसकी जगह मैं 20 कर सकता हूँ। ठीक है, जस्ट एक 10 की जगह 20 लिख सकता हूँ तो हमारा पूरा का पूरा फंक्शन काम करने लगेगा। जबकि अरेज़ में हम इस तरह नहीं डिक्लेयर करवा सकते। अरेज़ में हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर हम इसको 20 करेंगे तो 20 लोगों का डेटा हमारे पास लेके आना पड़ेगा। सही है, अब आप इंडेक्सर को ऐसे ले लें कि हमारे पास एक खाली पेज है, जैसे ये वाली स्पेस बची हुई है, तो यहाँ पे हम कुछ भी राइट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास स्पेस है। और अरेज़ को आप ऐसे ले लें कि अगर ये स्पेस है तो आपने इसको ज़रूरी फ़िल करना है, नहीं तो ये वाला शो नहीं होगा आपके पास। ठीक है, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। देखिए यहीं पे भी उन्होंने जो एग्जांपल ली हुई है, जहाँ पे वैल्यूज़ हैं वहाँ पे तो वो वैल्यू को दिखा रहा है कि एनी वैल्यू या एन अदर वैल्यू या सम वैल्यू। जहाँ पे वैल्यूज़ नहीं है वो एम्प्टी एम्प्टी करवा रहा है कि यहाँ पे आप डेटा स्टोर करवा सकते हैं। फिर बाद में आ जाता है इंडेक्सर कैन टेक एनी नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स। तो उसमें वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, इनम्स भी हो सकते हैं। ये इनम्स का हमारे पास एक न्यू डेटा टाइप है, ये आगे इसका एक कंप्लीट लेक्चर है, मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा। एडिशनली दे कैन बी ओवरलोडेड विद डिफरेंट टाइप्स एंड नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स। तो इसमें हम नंबर ऑफ़ पैरामीटर भी दे सकते हैं, और इसमें हम ये भी करवा सकते हैं कि इंटीजर को स्ट्रिंग में तब्दील कर सकते हैं, स्ट्रिंग को इंटीजर में तब्दील करवा सकते हैं। ठीक है, जबकि अरेज़ हमें ये फैसिलिटी नहीं देता। अरेज़ क्या करता है कि अगर आपने ऊपर स्ट्रिंग की एक अरे डिक्लेयर करवाई है तो उसमें स्ट्रिंग ही देना है, अगर बूलियन की है तो उसमें ट्रू फॉल ही देना है आपने बस। तो ये डिफरेंट तरह के ऊपर उन्होंने एग्जांपल ली हुई हैं, और ये इंडेक्सर व डिफरेंट पैरामीटर्स, इसमें उन्होंने पैरामीटर लिए हुए हैं, तो हम उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। पैरामीटर्स मैंने आपको बताया कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास रेफरेंस के लिए रेफ, और दूसरा होता है आउट। तो यहाँ पे हम डिफरेंट तरह के पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये पैरामीटर हम उनको डेटा टाइप दे देते हैं कि ये इंट पैरामीटर 1, यानी अगर यहाँ पे अगर पैरामीटर 1 में हम अगर रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहे होंगे
तो ये इंटीजर में ही होगा। यहाँ पे अगर स्ट्रिंग पैरामीटर n लिख दें तो यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम उनकी डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक न्यू टॉपिक आ जाता है स्ट्रक्ट का। स्ट्रक्ट बेसिकली स्ट्रक्चर से निकला हुआ है। किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाने के लिए C# में हम स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम रियल टाइम एग्जांपल देख लें तो हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जिस तरह हड्डियों का ढांचा आपने देखा होगा, तो इसको बनाने के लिए हम स्ट्रक्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास को रेफरेंस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है कि हमने कौन सी क्लास में जो फंक्शन लिखा है वो किसी दूसरी क्लास में, इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू टाइप होल्ड देयर वैल्यू इन मेमोरी वेयर दे आर डिक्लेयर। हमने मेमोरी में पहले वैल्यू टाइप्स को डिक्लेयर करवा देना होता है। वैल्यू टाइप्स अगर आपको याद हो तो वैल्यू टाइप्स हमारे पास जो होते थे वो डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स होते थे, जिनमें इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इनम्स भी एक तरह का हमारे पास वैल्यू टाइप्स है। और बाद में हम उसको क्या करवा देते हैं, उन्हीं वैल्यू टाइप्स को रेफरेंस दे देते कि इस जगह पे आपने इनको यूज़ करना है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्ट उन्हीं वैल्यू टाइप्स को यूज़ करता है रेफरेंस के लिए। और ये स्ट्रक्ट का मेन काम है कोई ना कोई आपको शेप बना के देता है या स्ट्रक्चर बना के देता है। If you copy a class, C# creates a new copy of the reference of the objects and assign the copy of the reference to the separate class instance। हमने कल क्लासेस पढ़ी थी, उस क्लास में हमने क्या किया था, उसमें एक पेरेंट क्लास थी और उसमें से एक चाइल्ड क्लास निकलती थी। ठीक है, बेसिकली कंसेप्ट रियल में भी यही है कि एक पेरेंट से उसके चाइल्ड आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक पेरेंट क्लास में से कोई भी चीज़ कॉपी करें, उसमें डेलीगेट हो गया वो भी हम कॉपी कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो गया या कोई भी हम डेटा टाइप उसमें से कॉपी कर सकते हैं। तो स्ट्रक्ट वाला फंक्शन यूज़ करके हम उसको रेफ़र करवा सकते हैं कि जो कोड हमने यहाँ पे डाला हुआ है वो बेसिकली उस क्लास में से है। अगर आपको इसके मुतालिक डिटेल चाहिए तो उस क्लास में लिखी हुई है। ठीक है, तो बिल्ट इन जो हमारे पास स्ट्रक्ट्स होते हैं विंडोज़ में, वो होता है सिस्टम इंट डॉट 32 और होता है इंट डॉट 64 बिट। विंडोज़ हमारे पास दो तरह की होती है ना, वो भी बेसिकली हमारे इस स्ट्रक्चर को देख के बनाते हैं कि कौन से लैपटॉप पे कौन सी विंडो है और उसमें जो प्रोग्राम्स वगैरह या एप्लीकेशन इंस्टॉल होनी चाहिए वो कौन सी बिट की इंस्टॉल होनी चाहिए, वो भी हमारे पास स्ट्रक्ट्स वगैरह ही यूज़ होते हैं। या जिस तरह हम .NET फ्रेमवर्क को देख लें तो इसके भी बहुत से वेरिएंट हैं, ये भी स्ट्रक्ट को यूज़ करते हुए इस्तेमाल करते हैं। अब ये .NET फ्रेमवर्क में जो वेरिएंट है वो क्या काम करते हैं, जो पुराने वेरिएंट हैं उनमें कभी मतलब आप लिमिट दी हुई होती है कि इस तरह की आप शेप बना सकते हैं, इसके अलावा आप शेप नहीं बना सकते। जिस तरह हम हमारी असाइनमेंट्स बनाते हैं कि जो हमारी असाइनमेंट होती है .NET फ्रेमवर्क में बनने वाली, यानी जिसमें हमारा कोई ना कोई फंक्शन यूज़ होता है, बटन यूज़ होता है या कोई ना कोई हमने चीज़ दिखानी होती है रियल टाइम में, तो उसके लिए हम .NET फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। और जो चीज़ हमें सिंपल कैलकुलेशन वगैरह करवानी होती है तो उसमें हम कंसोल एप्लीकेशन यूज़ करवाते हैं। अभी जो हमारे पास फर्स्ट असाइनमेंट आई थी उसमें हमने कैलकुलेशन CGP की करवानी थी। ठीक है, तो उसमें क्या करते थे, हमें कंसोल एप्लीकेशन को ओपन करते थे और CGPA वगैरह उसमें हम लिख देते थे। और जब हमने उसको कैलकुलेट वाला बटन बनाया होता था और जब हम कैलकुलेट वाले बटन को हम चलाने के लिए हम क्या करते थे, वो .NET वाली की एक प्रॉपर्टी हमारे पास यूज़ होती थी विंडोज़ डॉट फार्म। ठीक है, विंडोज़ डॉट फार्म की मदद से फिर हम क्या करते थे, उसी प्रॉपर्टी को यानी स्ट्रक्ट की मदद से उसी प्रॉपर्टी को हम कैलकुलेट वाले बटन को देख सकते थे और बाद में हमारे जो कैलकुलेशन वाला प्रोसेस था वो मुकम्मल हो सकता था। यहाँ पे अगर देखें तो स्ट्रक्ट को बनाने के लिए हमेशा स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ होता है। ये MCQs में भी आ सकता है कि नीचे कोड दिए हुए होंगे आपको कि देखें इनमें से स्ट्रक्ट वाला कोड कौन सा सही है। ठीक है, तो स्ट्रक्ट वाला कोड हमारे पास जो होगा उसमें स्ट्रक्ट वाला फंक्शन यूज़ होगा। और इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि प्राइवेट इंट विड्थ, यानी एक रेक्टेंगुलर बनाई हुई है जिसमें उन्होंने उसकी विड्थ को सेट किया हुआ है और यहाँ पे वो गेट कर रहे हैं विड्थ को, यानी अगर कोई भी आपके पास यूज़र जितनी भी विड्थ देना चाहे तो ये दे सकता है। तो थोड़े थोड़े मेथड असाइनमेंट में यहाँ से भी यूज़ हो रहे हैं। अब ये हाइट और विड्थ वाली जो असाइनमेंट हमारे पास थी वो तकरीबन आई थी जी 1 साल पहले समझ लें आप, यानी 2 सेमेस्टर पहले। अच्छा, ये हो गया।
हाँ, बाकी ये कोड दिया हुआ है। फिर हमारे पास आ जाते हैं इंटरफेसेस। इंटरफेसेस भी बेसिकली स्ट्रक्ट की ही तरह हैं, ठीक है। ये भी क्लासेस में यूज़ होती हैं। दे आर डिक्लेयर्ड लाइक अ क्लास बट हैव नो इम्प्लीमेंटेशन। हम उनको क्लास की तरह डिक्लेयर करवा देते हैं, लेकिन उसकी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। देयर इज़ ओनली डिक्लेरेशन ऑफ इवेंट्स, इंडेक्सर, मेथड एंड आर प्रॉपर्टीज़। तो इंटरफेसेस में हम बिल्कुल जो ऊपर हमने ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है उसी तरह का ही हम यूज़ करते हैं, फंक्शन वगैरह या इसका स्ट्रक्चर वगैरह। उसमें क्या कर देते हैं, हम इंटरफेसेस डिक्लेयर करवा देते हैं एक फ़ंक्शन के अंदर। बाद में जब हम किसी जगह पे वो फंक्शन यूज़ करना हो तो जस्ट हमने उसका रेफरेंस दिया होता है। अभी अगर HTML और CSS आपको आती है तो उसमें हम HTML यूज़ करते हैं। जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो उस क्लास की हम क्या करवाते हैं, ID बना लेते हैं, ठीक है। ID बना लेते हैं और CSS में जाके यानी स्टाइल शीट में जाके हम उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिख लेते हैं। और जिस भी प्रॉपर्टीज़ को हम लिखें तो जो भी ID उसी नेम से होगी तो वो सारी की सारी हमारे पास चेंजेस होती जाएंगी। तो ये इंटरफेसेस भी बेसिकली वही मेथड है। अब इंटरफेस को लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्लास लिखा होता है या इंटरफेस लिखा होता है। इसका एक जो समझने वाली चीज़ है कि इंटरफेसेस में हमारे पास सबसे पहले आई कीवर्ड यूज़ होगा, ठीक है। ये हमारा इंटरफेस होगा, सही है। तो ऊपर वाली थ्योरी को देख लेते हैं। उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको डिस्पोज वाला फंक्शन इम्प्लीमेंट करवाना है तो आपने सबसे पहले उसका क्या करवाना है, इंटरफेस डिक्लेयर करवा लेनी है, ठीक है। यानी एक मेथड डिक्लेयर करवा लेना है आई डिस्पोज नेम से। बाद में अगर आप किसी भी क्लास में कोई भी चीज़ को डिस्पोज करवाना चाहते हैं यानी ख़त्म करना चाहते हैं, डिलीट करवाना चाहते हैं, तो जस्ट आपने क्या करवाना होता है, उस क्लास का नेम और बाद में डिस्पोज वाला फंक्शन को ऐसे डिक्लेयर करवाना होता है, कॉल करवाना होता है। तो जो भी चीज़ आपने डिस्पोज करवानी होगी तो वो इस तरह से होगी। बेसिकली ये डिस्ट्रक्टर की तरह इस्तेमाल होता है हमारा इंटरफेस कभी कभी। इसमें हम क्या करवाते हैं कि वो कहते हैं इसको हम इवेंट्स के तौर पे डिक्लेयर करवा सकते हैं, इंडेक्सर के तौर पे या मेथड्स प्रॉपर्टीज़ के तौर पे भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। बेसिकली ये स्ट्रक्ट, इंटरफेसेस, ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़ ये सब एक तरह से ही होते हैं। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम एक मिसाल ली थी कि अगर एक हम बंदे का स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें इंटरफेसेस कहाँ पे यूज़ होगा। इंटरफेसेस हमारा उसकी आंखों के रंग में यूज़ होगा, उसके चेहरे को रंग में यूज़ होगा कि उसका कलर हमने क्या रखना है, उसके जो बाल होंगे उसके शेप हमने क्या रखनी है। तो ये सब हम ऊपर डिक्लेयर करवा देते हैं एक मेथड में। बाद में हमने उसका सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना होता है। स्ट्रक्चर बना के हम उस मेथड को क्या करवा लेते हैं, कॉल करवा लेते हैं। तो ये बता भी रहे हैं कि द मेथड इज़ सेम एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या करते हैं हम कि पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम चाइल्ड में इनहेरिट करवा लेते हैं, रेफ़र करवा लेते हैं। तो ये भी उसी तरह ही सेम है। तो यहाँ पे वो कह भी सकते हैं कि हम पॉलीमॉर्फिज्म इंटरफेसेस के ज़रिए करवा सकते हैं या नहीं। तो हम पॉलीमॉर्फिज्म भी करवा सकते हैं इंटरफेसेस के ज़रिए, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म भी हमने देखा था इनहेरिटेंस के बाद था। इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म एक ही तरह के कंसेप्ट हैं। ये MCQs में आ सकता है। इसकी जो थ्योरी है वो MCQs के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो MCQs भी आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर हमारे पास लेक्चर नंबर 8 आता है। लेक्चर नंबर 8 में हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं डेलीगेट्स। अब एक डेलीगेट क्या होता है, डेलीगेट अगर हम आम लैंग्वेज में देखें तो डेलीगेट डेलीगेशन से निकला हुआ है जिसका मानी है वफ्द, ठीक है। जब भी कोई दो चार बंदे इकट्ठे हो के किसी दूसरे बंदे से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, बातचीत करने के लिए जाते हैं, तो बेसिकली वो एक डेलीगेशन लेके जाते हैं। यानी एक वफ्द की सूरत में 3-4 बंदे इकट्ठे होके जाते हैं। तो ये मेथड की जानिब रेफरेंस देता है, ठीक है। जब हमने कोई मेथड डिक्लेयर करवाया होता है तो डेलीगेट हम इस्तेमाल करते हैं और उसी डेलीगेट को क्या करते हैं, उसको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब एक डेलीगेट हमने अपनी असाइनमेंट में भी इस्तेमाल किया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो डेलीगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हमारे पास आ जाती हैं, डेलीगेट्स आर सिमिलर टू C++ फंक्शन पॉइंटर्स। अब फंक्शन पॉइंटर में हम पॉइंटर का मतलब होता है किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की जानिब पॉइंट करना, ठीक है। बेसिकली अगर हम देखें एक अरे के ऊपर हम पॉइंटर किस तरह लगाते थे, C++ में हम अरे लिखते थे इस तरह से, ठीक है। उसमें कोई भी हम डेटा स्टोर करवा लेते थे। फिर हमारे पास
ये तो मैं वैसे शेप बना के दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे उसका नंबर लिख देते थे। अगर आप की और वैल्यू की बात करें तो हम उसकी वैल्यू लिख देते थे, फिर बाद में उसकी की को किसी दूसरे की जानिब रेफरेंस करवा देते थे, या हम उसको एक पॉइंट करवा देते थे कि इसके बाद ये चीज़ यूज़ होनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक है तो हम उसको क्या करवाएंगे, फिर हम उसको पॉइंट करवाएंगे दो की जानिब कि एक के बाद दो आना है हर हाल में। अगर एक है उसके बाद हम चाहें तो हम 1 लाख भी करवा सकते हैं पॉइंट के, एक के बाद 1 लाख आना है, बाकी जो भी इसके बाद होगा वो स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो डेलीगेट्स की भी बेसिकली इसी तरह ही होते हैं। इसमें हम क्लासेस के अंदर डेलीगेट्स को डिक्लेयर करवाते हैं और ये हमें कोई ना कोई फंक्शन या मेथड को उसमें हमारे पास रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो डेलीगेट्स अलाउ मेथड्स टू बी पास्ड एज पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स के तौर पे हमें कैसे अलाउ करवाता है। पैरामीटर्स हमारे पास दो ही होते हैं, रेफरेंस, रेफ और आउट। ठीक है, यानी एक तो आपने रेफरेंस देना है, बाद में उसकी आउटपुट निकलवानी है। अच्छा, डेलीगेट्स कॉल बैक मेथड के तौर पे भी यूज़ होते हैं और डेलीगेट्स कैन बी चेन टुगेदर। तो मल्टीपल मेथड्स कैन बी कॉल्ड ऑन अ सिंगल इवेंट। एक इवेंट पे मल्टीपल मेथड हम इस कॉल करवा सकते हैं, तो वो भी हम देखते हैं किस तरह। मेथड्स डोंट नीड टू मैच द डेलीगेट्स सिग्नेचर एग्जैक्टली। तो वो कहते हैं जो भी चीज़ हमने ऊपर डेलीगेट में लिखी हुई है, ज़रूरी नहीं कि वो सारी की सारी हमारे पास नीचे जो भी हमने मेथड या जिस चीज़ के ऊपर रेफ़र करवाया है वो सारी उसी चीज़ के ऊपर डिक्लेयर हो जाए। तो यहाँ पे भी वही है कि इट्स लाइक फंक्शन पॉइंटर इन सम अदर लैंग्वेजेस। वो अदर लैंग्वेज हमारे C++ है कि जिस तरह C++ में फंक्शन पॉइंटर हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, डेलीगेट्स भी इसी तरह ही हैं। मेथड्स आर एल्गोरिथम दैट ऑपरेट ऑन डेटा। हम डेटा के ऊपर मेथड्स को अप्लाई करते हैं। समटाइम द डेटा नीड्स अ स्पेशल ऑपरेशन। अब हमारा डेटा कभी कभी एक ऑपरेशन यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो हमारे पास ऑपरेशन कौन से होते हैं, जैसे रियाजी के ऑपरेशन होते हैं, लेस देन हो गया, इक्वल टू हो गया, या हम उस दो चीज़ों को कंपेयर भी कर सकते हैं, दो चीज़ों को सॉर्ट भी करवा सकते हैं। सॉर्ट हम किस तरह करवा सकते हैं, अब देखिए हमारे पास एक डेटा टाइप होती है यानी डेटाबेस होता है, उसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे आप देख लें आईडी आ गई हमारे पास एक। फिर दूसरी जगह हम देखते हैं किसी दूसरे बंदे ने, या फिर मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे ही दे देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आए। इसमें आप देख लें हमारे पास आईडी हो गई और इसमें हमारे पास क्या हो गया, नेम। और ये आप समझ लें कि एक लॉगिन सिस्टम का डेटाबेस है। अब आईडी यूनिवर्सिटी की हमारे पास होगी BC123। ठीक है, और वो कहते हैं सबसे पहले कौन हुआ, नासिर लॉगिन हुआ। फिर हमारे पास आईडी आ गई BC223, उसके ऊपर कौन हुआ, उसके ऊपर अब्बास हमारे पास लॉगिन हुआ। फिर जब हम तीसरा करेंगे, तीसरा हमारे पास कोई और होगा, चौथे नंबर पे हमारे पास कौन आ जाएगा, फिर से नासिर आ जाएगा। ठीक है, फिर से हमारे पास चौथे नंबर पे नासिर आ जाएगा, पाँचवें नंबर पे फिर हमारे पास कोई और होगा, छठे नंबर पे फिर हमारे पास अब्बास आ जाएगा। तो एक ही वैल्यूज़ को बार बार हम डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, यानी उसकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करवा रहे हैं। तो इसको सॉर्ट करवाने के लिए, यानी जो भी हमारा सेम डेटा है उस चीज़ को हम एक जगह पे रखने के लिए, जिस तरह हम यूनियन निकालते हैं ना, यूनियन नहीं बल्कि यूनियन के एक और होता है, क्या होता है वो, तकातो कहते हैं उसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं, आप समझ लें कि वही, क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंटरसेक्शन। हाँ इंटरसेक्शन। तो जिस तरह हम इंटरसेक्शन निकलवाते हैं तो सॉर्टिंग वाला हमारे पास बेसिकली वही अमल में आता है डेटाबेस में, जो हम सॉर्ट करवाते हैं किसी भी अरे को, कि हम इसको इंटरसेक्ट करवाएंगे कि जो भी सेम तरह के नेम हमारे पास यूज़ होंगे बस वो डेटाबेस में एक ही तरह ही हमारे पास डिटेल्स शो होंगी, यानी बाद में जो वो हमारे पास यूज़ होंगे तो हमारा डेटाबेस क्या कर देगा, उनको उड़ा देगा। ये हमारा होता है सॉर्ट फंक्शन। तो सॉर्ट फंक्शन को हम डेलीगेट के ज़रिए भी करवा सकते हैं। We can use a bad solution which would an if else फाल टाइप पावर सॉर्टिंग रूटीन टू वर्क फॉर। ये वही है कि हम बैड फंक्शन किस तरह यूज़ करते हैं या बैड सोल्यूशन किस तरह होता है कि एक ही डिटेल हमारे पास बार बार यूज़ हो तो उसको हम सॉर्ट करवा लेते हैं। तो हमारे पास सॉर्ट करवाने के लिए दो सॉल्यूशंस हैं। वन इज़ टू इम्प्लीमेंट अ कंपैरेटर इंटरफेस, कि हम उन चीज़ों को कंपेयर करवा लें, ऊपर हम एक फंक्शन डिक्लेयर करवा लें कि अगर नेम हमारा नासिर के इक्वल टू होगा,
नेम इज़ इक्वल टू होगा नासिर, इस तरह का हम फंक्शन बना लेते हैं। या नेम इज़ इक्वल टू यहाँ पे हम एक और फंक्शन बना लेते हैं। अभी हमें पता तो नहीं है कि हमारा नेम जो मतलब कस्टमर आना है या यूज़र आना है वो नासिर ही होगा, तो हम एक यूज़र का नेम इज़ इक्वल टू यूज़र नेम ले लेते हैं और बाद में एक और फंक्शन लिखते हैं कि आईडी इज़ इक्वल टू यूज़र आईडी। अगर दोनों आईडी सेम हो तो उस चीज़ को हमने एक बार स्टोर करवाना है। तो एक हमारे पास यही है। तो दूसरा हमारे पास जो आता है वो डेलीगेट्स का होता है कि हमने बस उसको रेफरेंस दे देना है कि एक बंदा आया, उसने एक बार अपनी आईडी पुट की, फिर बाद में वही दूसरा बंदा आया, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा समझ लें स्मॉल ब्रैकेट में उसका डेटा स्टोर हो जाएगा कि दो दो का मतलब क्या होगा कि वो 2 बार उसने लॉगिन किया। तो ये डेलीगेट्स का फंक्शन हमारे पास होता है। तो ये डेटाबेस में सॉर्टिंग के लिए, डिलीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है डेलीगेट्स। अब डेलीगेट को हम डिक्लेयर किस तरह करवा सकते हैं, तो ये एमसीक्यूज़ में भी आता है और ये शार्ट के लिए हवाले से भी बहुत ही अपना आप समझ लें कि अहम है, इम्पोर्टेंट है। तो पब्लिक हम लिख लेते हैं। पब्लिक मोड होता है हमारे पास, एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। तो डेलीगेट्स हमेशा पब्लिक में ही होते हैं। एक डेलीगेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर हमने उनको क्या करवाना होता है, उनकी डेटा टाइप देनी होती है, रिटर्न टाइप, कि वो किस में रिटर्न करेंगे। अब जो हमारी आईडी होती है वो हमेशा ही इंटीजर में होती है, ठीक है। और ये बेसिकली डेटाबेस में हम जितने भी सॉर्टिंग या डिलीशन वाले अमल करते हैं, ठीक है, यानी डेटा को डिलीट करते हैं या डेटा को सॉर्ट करते हैं, तो वो हम इन्हीं डेटा टाइप्स को देख के ही करते हैं। आईडी को, कि एक ही आईडी, आप देख लें कि एक ही आईडी पे जितने भी हमारे पास बंदे होंगे वो बेसिकली एक ही होगा। अब मेरी जो आईडी है वीयू में, तो वो सिर्फ मेरे पास ही है, मेरी तरह की कोई भी आईडी किसी के पास नहीं है। अब जब भी वीयू को मेरी आईडी चाहिए होगी या मेरा डेटा चाहिए होगा तो वो मेरी आईडी पे ही सर्च करेंगे, उससे सिर्फ मेरा डेटा उनको मिलेगा। अगर कभी आपने एम एस एक्सेस यूज़ किया हो तो एम एस एक्सेस में क्या होता है कि आप एक तरह की आईडी लिख नहीं सकते उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एम एस एक्सेस में किस तरह होता है। ये देखें, ये हमारे पास एम्प्लॉय नेम का एक डेटाबेस बना हुआ है। तो इस डेटाबेस में क्या होगा कि हमारा जो एम्प्लॉय का डेटा स्टोर होगा या एम्प्लॉय की जो आईडी स्टोर होगी वो बेसिकली वही होगी। यहाँ पे अगर मैं आईडी 1 दे लूँ, ये अभी तो मेरे पास यहाँ से नहीं रन होगा क्योंकि ये असाइनमेंट के साथ चिपकी हुई है और कोड किया हुआ है इसको, तो यहाँ पे होगा, कितने किया। तो ये देखें, अब इसकी आईडी क्या है, 12। अब जो भी हम इसमें न्यू डेटा इनपुट करवाएंगे तो वो हो जाएगी 13, फिर 14, फिर 15, इस तरह से ओपन होगी, ठीक है। इसकी आईडी कभी भी किसी दूसरे की आईडी 12 नहीं होगी। हालांकि वो अपनी आईडी 12 भी पुट करवाना चाहे तो वो पुट नहीं होगी उसकी आईडी 12। वो हमें एक एरर शो करवाएगा कि यहाँ पे आप किसी दूसरे बंदे की आईडी है पड़ी, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जो फंक्शन होगा सॉर्टिंग वाला या डेलीगेट वाला हमारे पास काम करेगा। ये आपने लाइन याद रखनी है। ये कंपेरर फंक्शन यानी जो किसी दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लेस देन ग्रेटर देन वाला फंक्शन भी हम इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो बेसिकली इसमें काम क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है नेम के नेम से, और फिर उसमें हमने ले लिए हैं 2 स्ट्रिंग्स, एक हमने ले लिया फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम। ये नल वैल्यूज़ हमने इसके लिए स्टोर की हैं क्योंकि हमने डेटा किसी दूसरे का लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम को हमने फर्स्ट के तौर पे डिक्लेयर करवा दिया, लास्ट नेम को लास्ट के तौर पे। फिर यहाँ पे हम क्या कहते हैं, कंपेयर करवा रहे हैं कि अगर इफ़ n1 n2 ग्रेटर देन 0 तो रिटर्न आ जाना चाहिए हमारे पास 1। ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब कोई भी बंदा अपना आईडी पुट करेगा इसमें, ठीक है। तो उसमें हमारे पास रिटर्न 1 होगा। और रिटर्न 1 का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था या शायद नहीं बताया था। तो रिटर्न 1 यहाँ पे सक्सेस के लिए यूज़ होगा कि उसका डेटा हमारे पास सेव हो गया। और यहाँ पे वो कंपेयर करवा रहा है कि n1 n2 लेस देन 0, कि अगर उनकी जो आईडी होगी अगर वो लेस देन 0 होगी। लेस देन 0 का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी आईडी हमारे पास पहले से सेव है तो वो रिटर्न -1 में आ जाएगा, यानी वो डेटा हमारे पास स्टोर नहीं करवाएगा।
ठीक है। आप ऐसे कह लें कि अगर यहाँ पे आईडी 1 लिखी होती उन्होंने 1, तो इसका मतलब है कि एक बंदे की आईडी यहाँ पे हमारे पास आ गई। अगर दूसरा बंदा आके यहाँ पे क्या करता, 1 लिखता, तो 1 वाली जगह पे उसकी वैल्यू स्टोर ना होती तो वो रिटर्न -1 में दे देता, यानी यहाँ पे कोई ना कोई एरर शो करवा देता। ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लें, तो डेलीगेट्स यहाँ पे कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिया हुआ है डेटा टाइप्स में कि नेम्स, उसकी जो हमारे पास इंडेक्स है 1, उसमें वो ले रहा है जॉन, फिर आ रहा है जेन, जॉन, जैक, जो। तो यहाँ पे देख लें आप, जॉन जो है वो 2 जगह पे यूज़ हुआ है फर्स्ट नेम में, ये भी जॉन है, ये भी जॉन है। और सेकंड नेम में हमारे पास क्या हुआ है, डू आया हुआ है, फिर भी यहाँ पे डू आया हुआ है। तो इन दोनों को हम वो क्या करवा देगा, हमारा फंक्शन सॉर्ट करवा देगा कि हमारे पास जो भी इंडेक्स नंबर 2 है वो, यानी इंडेक्स नंबर 3 है और इंडेक्स नंबर 0 है, इन दोनों का फर्स्ट नेम हमारे पास क्या है, सेम है। और इंडेक्स नंबर 2 है और इंडेक्स नंबर 3 है, इन दोनों का सेकंड नेम हमारे पास सेम है। तो ये सॉर्ट इसमें इस्तेमाल होगा। फिर हमारे पास आ जाते हैं C# में इवेंट्स हमने पहले भी देखे थे, तो वो तो रियल टाइम में हमने देखे थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कंप्यूटराइज्ड इवेंट्स C# में किस तरह होते हैं। तो C# इवेंट is a class member that is activated whenever the event it was designed for occurs, यानी फायर। तो C# में इवेंट्स तभी डिक्लेयर होता है जब उस चीज़ को हमने डिक्लेयर करवाना चाह रहे होते हैं, यानी जिस मकसद के लिए हमने इवेंट बनाया है वो इवेंट हमारे पास डिक्लेयर हो जाएगा। अब हमने एक इवेंट बनाया है कि कोई भी अपना नाम अगर N से शुरू करे तो हमारे पास एक इवेंट यानी ऊपर नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि आप इस तरह का नाम नहीं लिख सकते। तो वो कब हमारे पास यूज़ होगा, जब हम डेटे में N लिखना चाहेंगे। ठीक है, तो हर बार जब N लिखेंगे हम या अपना नाम N से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी इवेंट को हमने डिक्लेयर करवाया सिर्फ N के लिए। इस तरह इवेंट को हम साइन अप के लिए भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, साइन इन के लिए, साइन आउट के लिए, या जिस चीज़ पे भी चाहें। अगर मैं इस पूरे पेज में इवेंट को डिक्लेयर करवा देता हूं कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जब भी कोई एडिट करे आपके पास एरर आ जाए। मैं यहाँ पे जब भी कोई एडिट करूँगा तो हमारे पास एरर आ जाएगा अगर हमने इवेंट को डिक्लेयर करवा दिया होता तो। ठीक है। तो इवेंट्स एंड डेलीगेट्स वर्क इन हैंड एंड हैंड। एनी क्लास इंक्लूडिंग द सेम क्लास दैट द इवेंट इज़ डिक्लेयर्ड इन मे रजिस्टर ऑन इट्स मेथड विद द इवेंट। जब भी हम किसी क्लास में इवेंट्स वगैरह को डिक्लेयर करवाते हैं तो उसका हम कोई ना कोई मेथड रजिस्टर करवा देते हैं। अभी मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ अपने फर्स्ट असाइनमेंट में से कि वहाँ पे हमारा इवेंट कहाँ पे यूज़ हो रहा है और वो रेफरेंस कहाँ से ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ से नीचे थ्योरी को कुछ देख लेते हैं। दिस अकर्स थ्रू अ डेलीगेट, यानी इवेंट जब भी होगा वो डेलीगेट्स के साथ यूज़ होगा। विच स्पेसिफाइज द सिग्नेचर ऑफ मेथड। अब देखें, डेलीगेट्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन डेलीगेट्स और एक होते हैं जो हमने खुद बनाने होते हैं। बिल्ट इन डेलीगेट्स वो होते हैं जो हमारी लैंग्वेज में खुद ब खुद बने पड़े होते हैं, बस हमने उनको रेफ़र करवाना होता है कि कहाँ पे इनको यूज़ करना होता है। और एक होता है हमने खुद ब खुद लिखने होते हैं डेलीगेट्स। ठीक है, तो डेलीगेट्स हम अपने मकसद के लिए लिखते हैं और जो बिल्ट इन डेलीगेट्स होते हैं उनका भी यूज़ होता है कि किस जगह पे इनको हमने डिक्लेयर करवाना है। तो यहाँ पे भी यही है, यू असाइन द डेलीगेट टू द इवेंट। आप किसी भी डेलीगेट को, वो बिल्ट इन भी हो सकता है, वो आपका खुद का बनाया हुआ भी हो सकता है, इवेंट के ऊपर डिक्लेयर करवा देते हैं या असाइन करवा देते हैं। विच इफेक्टिवली रजिस्टर द मेथड दैट विल बी डिक्लेयर व्हेन द इवेंट फायर्स। जब भी इवेंट को चलाने की ज़रूरत होगी तो वो वाला हमारा डेलीगेट भी साथ में चल पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है जिसमें वो system.windows.farm यानी .NET वाला फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं और ये ड्राइंग ये भी .NET वाला हमारे पास सिस्टम है। तो इसमें वो क्या करवा रहे हैं, जब भी वो करते हैं कि एक बटन बनाया है क्लिक मी के नेम से। ठीक है, और इसका पेरेंट उन्होंने दे दिया है दिस, यानी ऊपर हमारे पास जो दिस वाला एक फंक्शन होगा ऊपर या नीचे, तो वो उस पर कॉल हो रहा होगा। तो जब कहते हैं कि क्लिक मी डॉट टेक्स्ट, यानी उस बटन पे हमारे पास जो टेक्स्ट आ जाए वो क्लिक मी हो,
और क्लिक मी डॉट लोकेशन, ये उन्होंने उसकी लोकेशन दी है। उसका क्लाइंट साइज़ यानी उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए। बेसिकली ये जो 2 कोड हैं ये हमारे असाइनमेंट के ही हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और क्लिक मी प्लस इज़ इक्वल टू, ये प्लस इज़ इक्वल टू जो हमारा है ये डेलीगेट है, और इसमें डेलीगेट क्या है, इवेंट हैंडलर। ठीक है, इवेंट हैंडलर हमारा डेलीगेट है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन दे दिया है कि ऑन क्लिक, जब भी क्लिक मी पर क्लिक किया जाए तो आपने क्या करवाना है, आपने ये वाला फंक्शन यानी ये स्टार्ट डेलीगेट करवा देना है। इसमें क्या होगा कि आपने एक इवेंट स्टार्ट करवाना है, और उस इवेंट में हमारे पास एक बटन में मैसेज शो होगा कि आपने क्या है, उस बटन को छुआ है, यानी यू क्लिक्ड माई बटन, कि आपने उस बटन को छू लिया है यानी क्लिक कर लिया है। सही है। तो हमारे असाइनमेंट में ये किस तरह यूज़ हो रहा है, मैं आपको अगर असाइनमेंट दिखाऊं, देखो यहाँ पे हमने डेलीगेट ऊपर दे दिया इवेंट आर्ग्स के नेम से। ठीक है, और इवेंट आर्ग के नेम से बाद में हमने क्या करवाया है, हमने एक बटन बनाया है, और बटन डॉट पेरेंट, पेरेंट यानी दिस कीवर्ड हमारा तब यूज़ होता है जब किसी को हमने रेफरेंस देना हो, और रेफरेंस हम डेलीगेट्स में यूज़ करते हैं। उसके ऊपर हमने टेक्स्ट लिख दिया है कैलकुलेट का। फिर हमने क्या किया है, ये तो उसकी साइज़ वगैरह को हमने हाइट विड्थ सेट कर ली है, ये उसकी फ़ॉन्ट, और उसकी लोकेशन कब दे दिया है हमने कि क्लाइंट साइज डॉट विड्थ माइनस बटन विड्थ, ये क्लाइंट साइज़ जो हमारा बिल्ट इन डेलीगेट है। ठीक है, और ये भी क्लाइंट साइज़ हमारा बिल्ट इन डेलीगेट है। और यहाँ पे जो हमारा ये देखें, यहाँ पे बटन डॉट क्लिक प्लस इज़ इक्वल टू, ये है, ये भी हमारा डेलीगेट ही है। न्यू इवेंट हैंडलर कैलकुलेट, जब भी हम इस पे यानी बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा कैलकुलेट वाला इवेंट हैंडलर यानी कैलकुलेट वाला फंक्शन काम करेगा। नीचे हमने वही कैलकुलेट वाला फंक्शन लिखा हुआ है, उसमें हमने क्या किया हुआ है, उसमें CGPA वगैरह को कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, और जब भी हम कहते हैं कि ये फंक्शन कॉल हो जाए यानी हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर काम करने लगे, यानी CGPA हमारी आ जाए और उसको हमने डिवाइड वगैरह करवा लिया हो, तो हमारे मैसेज में क्या शो होना चाहिए था कि आपकी CGPA ये वगैरह है। ठीक है, ये असाइनमेंट थी हमारी, उसमें ये फंक्शन हमारा इस तरह ही काम कर रहा था जिस तरह मैंने अभी आपको समझाया है। तो ये वाला जो लिखा हुआ है कि आप इस एग्जांपल को रन कैसे करवा सकते हैं, तो बेसिकली हम जो डेलीगेट्स इस्तेमाल करते हैं वो मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ या क्लोज़ बटन वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिस्टम मेन्यूज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रन मेथड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस इज़ इक्वल टू सिंटैक्स हम डेलीगेट्स को रजिस्टर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इवेंट्स के साथ। यहाँ पे भी हमने डेलीगेट को इवेंट के साथ रजिस्टर किया था। ये इवेंट हमारा क्या था कि जब भी उस पर क्लिक करना है, इवेंट आपको याद हो तो इवेंट का मतलब होता है कि कोई भी एक्शन जो हम ले रहे होते हैं वो इवेंट बन जाता है। यहाँ पे हम क्लिक वाला इवेंट यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे जब बटन पे हमने क्लिक करना है तो ये वाला फंक्शन हमारा रन हो जाना चाहिए। सही है, तो ये इवेंट हैंडलर डेलीगेट है जो इस फंक्शन की जानिब रेफरेंस करवा रहा है। ठीक है, तो ये भी वही है जो अब मैंने बताया कि दी ऑन क्लिक में क्लिक्ड मेथड कन्फर्म द सिग्नेचर ऑफ इवेंट हैंडलर डेलीगेट, कि जब भी हम क्लिक वाले फंक्शन पे या क्लिक वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो वो हमारे इवेंट हैंडलर डेलीगेट को चला देता है, और इवेंट हैंडलर डेलीगेट क्या करता है, वो रेफरेंस करता है किसी दूसरे की जानिब। फिर हमारे पास एक और टॉपिक आ जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब होता है किसी भी एरर को कंट्रोल कैसे करना है। एरर हमारे डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जैसे फाइल इनपुट आउटपुट एरर हो सकता है, मेमोरी फुल वाला एरर हो सकता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो सकती है, और उसके बाद हमारे पास ये भी हो सकते हैं ऑथोराइज्ड एक्सेप्शन हो सकती हैं, नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन हो सकती हैं, आर्गूमेंट नल एक्सेप्शन हो सकती हैं। एक्सेप्शन कोई भी एरर हो सकता है, जिस तरह हम किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो जब वो हमारे पास वेबसाइट नहीं आती तो क्या करता है, हमारा सिस्टम 404 वाला एरर जनरेट कर देता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से एक्सेप्शन ही है, इस तरह के एरर जो हमारे पास आ जाते हैं कि वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सेप्शन वगैरह आ गई, जिस तरह ये पिक्चर है हमारे पास, तो ये एक्सेप्शन में ही आ जाती है। इस तरह का एरर हर मतलब कभी ना कभी हर दूसरे दिन हमें ये एरर आ जाता है कि इस
वेबसाइट में गड़बड़ है, तो ये एक्सेप्शन हमारे पास आ गई, एरर हमारे पास आ गया। तो इन एरर को सेट करने के लिए हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग इस्तेमाल होती है। अब देखें, फ़ाइल इनपुट आउटपुट एरर। अब कोई भी फ़ाइल जब हमारे सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रही होगी तो वो हमें फ़ाइल इनपुट आउटपुट का एरर देगा। अब आप देख लें कि किसी जगह हमने अगर पिक्चर अपलोड करनी हो, तो अगर पिक्चर की जगह हम कोई भी वर्ड वाला पेज अपलोड करवाना चाहें, तो वो हमें क्या देगा, वो हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग देगा कि आपने इसकी जो फॉर्मेट है वो सही तरह की नहीं की। अब सिस्टम मेमोरी हमारी किस तरह आउट ऑफ रन होगी। अब हमारे पास ये हमारी डिस्क बनी हुई है, ठीक है। तो इनमें जब ये हमारी मेमोरी फुल हो जाएगी, तब हम इसमें और भी डेटा स्टोर करवाना चाहेंगे, तो ये हमें एक एरर देगा कि आपकी मेमोरी फुल है। जिस तरह हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, तो उसमें हम जब मूवीज़ वगैरह से फुल हो जाता है तो वो क्या करता है, तो वो और मेमोरी स्टोर करवाने की हालत में नहीं रहता, तो हमें एरर दे देता है कि योर स्पेस इज़ फुल। हमारे मोबाइल्स की बिल्ट इन मेमोरी भी इस तरह होती है, जब वो फुल हो जाती है तो ऊपर से हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके मोबाइल की मेमोरी क्या है, फुल हो गई है। तो डिफरेंट तरह की एक्सेप्शन होती हैं, और इनको जब हम हैंडल करते हैं यानी इनको करेक्ट करते हैं, तो इस मेथड को एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। ये 2-3 आपने याद कर लेनी है, ये शॉर्ट में आता है कि एक्सेप्शन किस तरह की होती है, तो ये तीनों याद कर लें। ये भी हमारे पास एक्सेप्शन है, ये भी नॉट स्पॉटेड, नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, ये भी एक्सेप्शन है हमारे पास, ठीक है। ये कोड दिया हुआ है उन्होंने। अब देखें, एक्सेप्शन हैंडलिंग हम इस तरह करते हैं कि एक ट्राई कैच ब्लॉक हम यूज़ करते हैं। ट्राई में क्या होता है, ट्राई में जो भी हमारे एरर्स वगैरह होता है वो उसको पकड़ता है, कैच में जाके वो उसको सेट करता है, ठीक है। या एरर को हमें दिखाता है कि ये वाले एरर हमारे पास हैं पड़े। तो ये ट्राई कैच फंक्शन इस तरह इनको लिखा जाता है। यहाँ पे फाइल डॉट ओपन रीड, एक फ़ाइल को हमने रीड करना है और यहाँ पे वो फ़ाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये हमारी जो नीचे हमें शो करवाएगा वो ये करवाएगा कि फ़ाइल नॉट फाउंड, ठीक है। ये हमारे एक्सेप्शन हमें दिखाएगा। बस यही था ये लेक्चर। तो इंशाल्लाह कल हम 9 और 10th लेक्चर पढ़ेंगे।